एंड इट्स सर्कुलेशन। तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स होते क्या है ना। जो सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं और सर्कुलेशन उसका कैसे होता है। तो इस पूरे सिस्टम में मेनली 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले तो है ब्लड। सबसे पहले तो क्या है? ब्लड। दूसरा, उसके बाद में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा हार्ट, जो कि अपने ब्लड को क्या करता है? फ्लो करने का, एक तरह से मैं कह सकता हूं अपने बॉडी का एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है, जो हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करता है। तीसरा क्या बच गया? ब्लड वेसल्स। थर्ड वन इज ब्लड वेसल्स, जिनके द्वारा ये ब्लड क्या होगा? पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। हार्ट ब्लड को क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। तो पंप किस में कर रहा है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स के द्वारा ये पूरी बॉडी में, बॉडी के हर एक टिश्यू, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचेगा। आगे यहां तक बात समझ? चलिए, तो शुरू करते हैं अपने ब्लड से। तो सबसे पहले सिंपल हो गया, अपने को एक चीज तो क्लियर होगी कि ब्लड क्या है। यही हमारा वो फ्लूइड है ना, यही हमारा वो बॉडी फ्लूइड है जिसके ट्रांसपोर्टेशन की, जिसके सर्कुलेशन की आज हम बात करने वाले। तो सबसे पहले हम इस फ्लूइड के बारे में, इस ब्लड के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, है ना। देखो, इस फ्लूइड को या फिर ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी मानते हैं। क्या मानते हैं? टिश्यू। आपने पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी में भी लिखा है, ब्लड इज नोन एज द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ बॉडी। इसको क्या कहा जाता है? बॉडी का लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब देखो, कनेक्टिव टिश्यूज की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यूज में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या होंगे? सेल। दूसरा, इसमें क्या होंगे? मैट्रिक्स। और तीसरा, इसमें क्या होंगे? फाइबर्स। क्या होंगे? फाइबर्स। अब अगर ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है तो ब्लड में सेल है, ब्लड में मैट्रिक्स भी है, लेकिन क्या ब्लड में फाइबर्स अवेलेबल है? नो, ब्लड में फाइबर्स अवेलेबल नहीं होते। तो मैं क्या कह सकता हूं? दैट ब्लड इज अ फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू। क्या कह सकता हूं मैं? ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के फाइबर्स देखने को नहीं मिलते। ठीक है ना। अब अगर मैं आगे बात करूं ब्लड के कंपोनेंट्स की, ब्लड कंपोनेंट्स, तो देखिए मेजरली ब्लड के 2 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं? एक है आपके प्लाज्मा, दूसरा आते हैं इसमें ब्लड कार्पस्कल्स। क्या आते हैं? ब्लड कार्पस्कल्स। सो मेजरली अपने ब्लड के कितने पोर्शंस होते हैं? 2 पोर्शन, या इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स? पहला होगा प्लाज्मा, दूसरा क्या होंगे? आपके ब्लड कार्पस्कल्स। प्लाज्मा आपके कंप्लीट ब्लड का 55% पार्ट बना रहा है। कितना पार्ट बना रहा है? 55%। तो पीछे बचा हुआ पार्ट जो हो गया 45%, वो क्या हो जाएंगे? अपने ब्लड कार्पस्कल्स, है ना। तो 55% ऑफ द ब्लड कंपोनेंट इज प्लाज्मा, दूसरे 45% क्या है? ब्लड कार्पस्कल्स है। अब ये जो प्लाज्मा है, ये हमारे ब्लड का एक्चुअल क्या है? फ्लूइड पार्ट। ये हमारे ब्लड का क्या है? एक्चुअल फ्लूइड पार्ट है। दूसरा, ये कैसे दिखाई देता है? तो इट इज पेल येलो इन कलर। अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करेंगे तो ये कैसा अपेयर होता है? इट अपेयर्स लाइक पेल येलो इन कलर। आगे बात समझ? देन दूसरा कंपोनेंट अपना क्या था? ब्लड कार्पस्कल्स, जो आपने छोटी क्लासों में बहुत बार पढ़े हैं, बार बार पढ़े हैं। क्या क्या आता है इसमें? सबसे पहला आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल है, जिसको आप कह सकते हो रेड ब्लड कार्पस्कल्स। दूसरा यहां पे क्या आएगा? डब्ल्यूबीसी। और तीसरा जो क्या बच गया? दैट इज प्लेटलेट्स। आगे यहां तक बात समझ? तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? ब्लड के कंपोनेंट्स। क्या क्या आएगा ब्लड के कंपोनेंट्स में? एक बार वापस देख लीजिए। प्लाज्मा which is 55% part of the blood, then another one part is blood corpuscles which is 45% part of the blood. प्लाज्मा में कितनी चीजें आती हैं? प्लाज्मा एक्चुअल में फ्लूइड पार्ट है, जो कि कैसा दिखता है? पेल येलो इन कलर। और अपने ब्लड कार्पस्कल्स जो 45% पार्ट है, उसमें क्या आएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद में हम किस बारे में बात करेंगे, ये तो हमने क्या बात कर ली, ब्लड के कंपोनेंट्स देख लिए। अब हम ब्लड कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे, फिर हम अपने ब्लड कार्पस्कल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्लाज्मा के साथ, जो कि मैंने अभी कहा था ये क्या है, फ्लूइड पार्ट है। कितना परसेंट पार्ट है, 55% पार्ट है फ्लूइड पार्ट। आगे बात समझ। अब इस फ्लूइड पार्ट का 90 to 92% किसका, टोटल प्लाज्मा किसी का 100% का 55% है। अब उस 55% भी एक 100% है, तो यानी कि इस प्लाज्मा में 90 to 92% क्या देखने को मिलता है, H2O। यानी कि प्लाज्मा का 90 to 92% पार्ट क्या है अपना, H2O है। पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया 6 to 8%, जो कि क्या है, प्रोटीन्स हैं। पीछे बचे 6 to 8% पार्ट में क्या आ जाते हैं, आपके प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है। इनके प्रोटीन्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट है इसमें एल्ब्यूमिन। क्या है, एल्ब्यूमिन। दूसरा आता है इसमें ग्लोब्यूलिन, द सेकेंड वन इज ग्लोब्यूलिन। एंड सबसे लास्ट में द थर्ड वन इज फिब्रिनोजन। द थर्ड वन इज क्या है, फिब्रिनोजन। तो देखो एक एक करके बात करते हैं। एल्ब्यूमिन ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन। किसको कहा जाता है, एल्ब्यूमिन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको, रीजन, क्योंकि ये इसका कॉलॉइड पार्ट है। ये इसका कौन सा पार्ट है, ये इसका कॉलॉइड पार्ट के अंदर आता है। अब कॉलॉइड पार्ट होने से सर क्या मतलब हो गया, कॉलॉइड पार्ट होने से इसका ये मतलब हो गया दैट इट होल्ड्स H2O। किसको होल्ड कर रहा है, H2O को होल्ड कर रहा है। आगे बात समझ। फिर बच गया ग्लोब्यूलिन। ये भाई साहब किस लिए होते हैं, ये होते हैं फॉर डिफेंस। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करेगा, ये हमारी बॉडी को डिफेंस करेगा, ठीक है। तीसरा, डिफेंस के साथ साथ एक और चीज होती है इसमें। ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है ये 3 प्रकार का होता है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप है जरा देखते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा अल्फा, है ना, पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, अल्फा, बीटा और गामा पढ़े हैं छोटी क्लासों में, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के कितने पार्ट होते हैं, 3 प्रोटीन। कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा, सॉरी, ठीक है। और इसके अंदर ये जो गामा प्रोटीन है ये क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज। क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन डिफेंस का काम कर रहा है। डिफेंस का काम कैसे कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या बनाई जा रही है, एंटीबॉडीज बनाई जा रही है। आगे यहां तक बात समझ। अब सबसे लास्ट में बच गया अपना एक और प्रोटीन, फिब्रिनोजन। इसको बड़ा सिंपली याद कर लो, ये हमारा क्लोटिंग प्रोटीन है। ये हमारा कौन सा प्रोटीन है, ये हमारा क्लोटिंग प्रोटीन है, ठीक है। क्लोटिंग प्रोटीन का मतलब जो किसमें काम का हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी वाली क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपका ब्लड फ्लो कर रहा है तो बॉडी उस ब्लड को रोकने की कोशिश करती है, और वो रोका कैसे जाएगा, वो रोका जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोटिंग प्रोटीन एंड प्लेटलेट्स। जो मेजर फंक्शन करेगा ब्लड क्लॉटिंग का वो उनको कौन करेंगे, प्लेटलेट्स करेंगे, जिसके बारे में भी अपन आगे बात करने वाले हैं। आगे यहां तक बात समझ क्लियर हुआ यहां तक। चलिए तो आगे बात करते हैं। अब प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। दूसरा पार्ट मैंने क्या लिखवाया था, ब्लड के 2 पार्ट थे। कौन कौन से, एक तो था अपना प्लाज्मा। कौन सा था, प्लाज्मा। दूसरा पार्ट कौन सा है, द सेकंड पार्ट इज ब्लड कार्पस्कल्स। क्या है, ब्लड कार्पस्कल्स। और ब्लड कार्पस्कल्स में सबसे पहला क्या लिखवाया था, आरबीसी। क्या लिखवाया था, आरबीसी, यानी कि अपने रेड ब्लड सेल्स, जिनका एक और नाम है, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एरिथ्रोसाइट्स। यानी कि आप इसको या तो क्या कह सकते हो, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, एरिथ्रोसाइट। चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। भाई साहब क्या होता है आरबीसी, क्या होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, क्यों होते हैं ये। तो
ये भी सबसे पहली बात मोस्ट अबेंडेंट होता है, ये भी क्या है, मोस्ट अबेंडेंट है। अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यू की, है ना, कि ब्लड में इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ब्लड में इसकी वैल्यू होगी 5 to 5.5 मिलियन। ध्यान देना, 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, है ना। मिलीमीटर क्यूब ऑफ सरफेस में कितने होने चाहिए आरबीसी, ये होने चाहिए आपके 5 to 5 मिलियन। तो आपको इससे अंदाजा लग सकता है जब इनकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो फिर इनका फंक्शन भी उतना ही ज्यादा क्या होता होगा, इंपॉर्टेंट होता होगा। ठीक है, तो क्या होता है इनका फंक्शन, तो देखिए आरबीसी को ऊपर से देखने पे वो कैसा नजर आएगा, सर्कुलर। कैसा नजर आएगा, सर्कुलर। जब आप इसको कहां से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो। और साइड में से देखने में वो कुछ थोड़ा बाई कॉनकेव शेप का नजर आता है। कैसा नजर आएगा, बाई कॉनकेव शेप का नजर आएगा। होता क्या है, इतनी ज्यादा क्यों जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, दिस हीमोग्लोबिन एक्ट एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, है ना। हमने बात भी करी थी, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या हुआ, हीमोग्लोबिन किसको कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन को। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा आपने, क्या है ना, ये जो हीमोग्लोबिन भाई साहब है ये अपने साथ में ऑक्सीजन को लेके आते हैं। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लेके आते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स। इसलिए ये क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इसलिए ये हीमोग्लोबिन को क्या कहा गया है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा गया है। तो ये इसके अंदर क्या मौजूद है, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। ठीक है, फिर एक और चीज जो बात करते हैं, इसके अंदर एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, ये बन कहां रहे हैं, है ना। तो ये बनते हैं बोन मैरो में। कहां बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। और इसके बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखो बड़ा सिंपल है, किसी भी चीज के बनने का प्रोसेस। एरिथ्रो, आगे आपको पोइसिस लगा देना है ना, आगे क्या लगा दो, पोइसिस। तो आरबीसी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, जब भी आगे पोइसिस लग जाएगा इसका मतलब क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एरिथ्रो लगा हुआ है, इसका मतलब एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे बात समझ। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको आरबीसी के बारे में, ये इन्यूक्लिएटेड होता है। इन्यूक्लिएटेड का मतलब कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। आरबीसी डजंट कंटेन एनी न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इट इज आरबीसी इज आल्सो नोन इन्यूक्लिएटेड, है ना। इन्यूक्लिएटेड मींस आरबीसी के अंदर किसी भी प्रकार की क्या नहीं देखने को मिलती, आपके न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। नाउ इसका लाइफ स्पान कितना होता है सर, तो इसका लाइफ स्पान होता है 120 डेज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, लेकिन फिर भी बहुत बार कुछ प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। क्या होता है लाइफ स्पान, 120 डेज होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, 120 डेज के बाद में 120 दिन के बाद क्या हो जाएगा इसका, तो फिर ये चले जाएंगे अपने ग्रेवयार्ड में। कहां होता है इसका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहां होता है, स्प्लीन में। कहां होता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन में होता है। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ। चलो लीजिए, आरबीसी की जो मात्रा है, आरबीसी की जो क्वांटिटी है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए कम या फिर ज्यादा हो जाती है, तो फिर उस कंडीशन को क्या कहेंगे, है ना। यानी कि या तो मान लीजिए क्या हो गई आरबीसी की डेफिशिएंसी, या फिर मान लीजिए आरबीसी की क्या हो गई, मात्रा ज्यादा हो गई। आरबीसी कैन बी डिफेक्ट और आरबीसी कैन बी हाई। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर आरबीसी क्या हो जाती है कम, अगर आरबीसी मान लीजिए अगर आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। तो उसको अपन क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइटोपेनिया।
पीनिया, पीनिया लग गया, इसका मतलब क्या है, डेफिशिएंसी, क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर मान लीजिए ये हाई हो गया तो इसको क्या कहेंगे, पॉलीसीथीमिया, क्या कहेंगे, पॉलीसीथीमिया। तो अगर आरबीसी अगर कम है तो आपका एरिथ्रोसाइटोपिनिया, और अगर मान लीजिए आरबीसी आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो फिर इसको क्या कहेंगे, पॉलीसीथीमिया। ठीक है, आगे यहां तक बात समझ। चलो आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गया अबाउट आरबीसी। ब्लड कार्पस्कल के अंदर सबसे पहली चीज जो हमने देखी थी वो क्या थी, आरबीसी लिखी थी। आरबीसी हमने देख लिया, कहाँ बन रहा है, बोन मैरो में। लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज। क्या होता है इसके अंदर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। वैल्यू कितनी होती है, 5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, ये कुछ आरबीसी के बारे में चीजें हमने पढ़ ली। दूसरा जो कार्पस्कल था दैट इज डब्ल्यूबीसी। वो क्या था, डब्ल्यूबीसी। इसका एक और नाम क्या है, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अब जरा इसके बारे में भी कुछ बातें करें तो व्हाइट ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल के अगर हम नॉर्मल काउंट की बात करें, है ना, उसका नॉर्मल काउंट तो मिलियंस में था। इसका नॉर्मल काउंट कितना होगा, इसका नॉर्मल काउंट होता है 6000 to 8000। इसका नॉर्मल काउंट कितना होगा, 6000 to 8000। देखो यूनिट यहां पे भी वही सेम रहेगी, मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। एक चीज हमेशा याद रखो, ये यूनिट हमेशा याद रखना, है ना, यूनिट आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अपन बहुत बार ऐसी चीजें छोटी छोटी मिस्टेक करके आ जाते हैं। अगर अपने से कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है तो उस नीट के क्वेश्चंस में हम बहुत छोटी और बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं। अगर मान लीजिए वो आंसर हमें आता भी है लेकिन फिर भी अपनी गलती क्या हो जाती है, मान लीजिए कि 6,000 आपसे, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपसे यही पूछा, नॉर्मल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी 6000 to 8000 पता है, लेकिन दो ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आपको उसमें पीछे यूनिट याद रखनी है और यूनिट को अच्छे से पढ़ना है। अपने को जिन चीजों में हम कॉन्फिडेंट होते हैं हम हमेशा वही गलतियां करके आते हैं। तो अगर आप किसी चीज में कॉन्फिडेंट हो, आपको ये तो आंसर आता होगा, तो उसको कभी आंख बंद करके सही मत करो, उसको पढ़ो, 2 बार पढ़ो फिर चेक करो, क्योंकि जो आता है वही बहुत बार गलत हो जाता है ना। तो अपने को ऐसी चीजें नहीं करनी है। आगे बात समझ। चलो अब नॉर्मल काउंट कितना है, 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। अब अगर ये लो या ये हाई हो जाए, ये क्या हो जाए, लो हो जाए, या फिर ये क्या हो जाए, हाई हो जाए। वहां पे क्या लिखा था, एरिथ्रो, एरिथ्रो के आगे क्या लिखा दिया था, पीनिया। यहाँ पे भी वही सेम चीज आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, ल्यूको, ल्यूको के आगे क्या लगा दो, पीनिया, यानी कि ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया कंडीशन का मतलब कि आपके बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। देन हाई, तो वहां पे क्या लगाया था, याद करो, इसमें मैं बता देता हूं, उसमें लग जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहेंगे इसको, ल्यूकोसाइटोसिस। कभी कभी हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी की वजह से ट्यूमर हो जाता है, जिसको मेडिकल टर्म्स में ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर। आपने कुछ मूवीज में सुना होगा, है ना, कि इसको ल्यूकेमिया है। तो ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर। आगे यहां तक बात समझ क्लियर हुआ। चलो अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की, यहीं कर लेते हैं। देखो डब्ल्यूबीसी मेजरली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। एक को हम कहते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरे को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या है, अग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या डिफरेंस है सर दोनों में, तो अग्रेन्युलोसाइट्स में तो नॉर्मल अपना डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। लेकिन ग्रेन्युलोसाइट्स में अपने पास में डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और उसके साथ में कुछ ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। कुछ क्या मौजूद है, ग्रेन्यूल्स मौजूद है। आगे बात समझ क्लियर हुआ। तो इसलिए चलो, तो देखो हमने कहां तक बात करी थी, हमने बात करी थी व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स, है ना। उसमें 2 चीजें आएंगी, अग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। तो पहले हम बात करते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स की, जो मैंने कहा भी था। अग्रेन्युलोसाइट्स में 2 चीजें होती है, मोनोसाइट एंड
लिम्फोसाइट्स। क्या क्या आएंगे इसमें? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो थोड़ा किडनी शेप्ड होता है, या जिसको आप क्या कह सकते हो, बीन शेप्ड। क्या कह सकते हो? बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलेगा? मोनोसाइट्स में। मोनोसाइट्स करते क्या है? मोनोसाइट्स क्या है? मोनोसाइट्स लार्जेस्ट है ना, इट इज लार्जेस्ट इन WBC। उसके बाद इनका नेचर कैसा होता है? तो इट इज फैगोसाइटिक इन नेचर। कैसा नेचर है इनका? इट इज फैगोसाइटिक इन नेचर। ठीक है, आगे यहां तक बात समझ। फिर बात करूं मैं लिम्फोसाइट्स की। फिर किसकी बात करें अगर हम? फिर मैं बात करूं अगर लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स के अंदर सबसे पहली चीज तो लार्जेस्ट न्यूक्लियस है। क्या है लिम्फोसाइट में? एक तो इसमें लार्जेस्ट न्यूक्लियस मौजूद है। दूसरा, ये दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे कहीं पे, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? इट फॉर्म एंटीबॉडी। और टी लिम्फोसाइट्स का वॉल क्या है, काम क्या है? किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ध्यान देना क्या बोला मैंने, इट किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को मार रहा है। किसको मार रहा है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को मार रहा है, वायरस को नहीं मार रहा है। किसको मार रहा है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को मारने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। और बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? अपने लिए एंटीबॉडी बनाने का काम करेंगे। ठीक है, नाउ ग्रेन्युलोसाइट्स के बाद में दूसरा पार्ट क्या बताया था हमने? दूसरा पार्ट हमने कहा था ग्रेन्युलोसाइट्स के बाद में, सॉरी, अग्रेन्युलोसाइट्स के बाद में दूसरा पार्ट क्या था हमारा? ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या था? ग्रेन्युलोसाइट्स। तो इसके बारे में बात करते हैं, क्या होता है। देखो, ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स में बेसिकली तीन चीजें होती है, तीन होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल इजेनोफिल, और इजेनोफिल का एक और नाम भी होता है एसिडोफिल। इजेनोफिल को एक और नाम से क्या कहा जाता है? इसको एसिडोफिल भी कहा जाता है। ठीक है ना। न्यूट्रोफिल, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। क्या होते हैं भाई साहब ये न्यूट्रोफिल्स, है ना। तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि मल्टी लोब्ड है। इसका न्यूक्लियस कैसा है? मल्टी लोब्ड है। फिर इसके साथ में ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। और ये कितना होता है? 60 to 65%। न्यूट्रोफिल्स की मात्रा वैल्यू क्या है? 60 to 65% इसकी वैल्यू होती है। साथ ही साथ इट इज मोस्ट अबेंडेंट, है ना, ये भी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये भी क्या बन जाता है? इट इज ऑल्सो मोस्ट अबेंडेंट। देन इट कैन बी स्टेन्ड बाय, इट कैन बी स्टेन्ड बाय न्यूट्रोफिल लिखा हुआ, देखो नाम से याद आ रहा है न्यूट्रल। तो अगर न्यूट्रो है, न्यूट्रल है, तो फिर किसकी वजह से स्टेन्ड होगा? कैन बी स्टेन्ड बाय बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। इसको एसिडिक डाई से भी और इसको बेसिक डाई से भी क्या किया जा सकता है? स्टेन्ड किया जा सकता है। ठीक है, फिर ये आपका क्या है? मैंने अभी क्या कहा था? मल्टी लोब न्यूक्लियस है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? PMNL। क्या कहते हैं? PMNL। फुल फॉर्म याद आई PMNL की? क्या होती है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। क्या होगा? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। स्पेलिंग आप पूरी लिख लीजिएगा, है ना। क्या हो जाएगा? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर साइड। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा क्या है? बेसोफिल। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? इसका तो मल्टी लोब्ड हो गया, इसका तो मल्टी लोब्ड हो गया, इसका एस शेप्ड होता है। ठीक है, और ये होता कितना है? 0.5 to 1%।
कितना है 0.5 to 1%। अबेंडेंट तो नहीं है। अगर डाई की बात कर लो तो डाई अगर क्या है, ये कहां पे था, न्यूट्रोफिल एसिड और बेसिक बेसोफिल, नाम से ही पता चल रहा है बेसिक डाई चाहिए इसके लिए। इसको स्टेन करने के लिए कैसी डाई चाहिए होगी, बेसिक डाई चाहिए होगी। बेसोफिल नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रोफिल नाम से ही पता चल रहा है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, इजेनोफिल। इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, इसका तो एस शेप्ड हो गया, इसका मल्टीलोब्ड हो गया। इसका आपका आजकल जो जेन जी है उनके लिए होता है, ये हेडफोन शेप्ड होता है। इसका जो अपेरेंस होगा इजेनोफिल के न्यूक्लियस का, इजेनोफिल के न्यूक्लियस का अपेरेंस दिखता है आपका हेडफोन शेप। ये होता है 2 to 3%। ठीक है, नाम में एसिड है तो कैसे होगा, कैन बी स्टेन्ड बाई एसिडिक डाई। क्लियर हुआ, यस और नो। चलिए इसके अलावा एक दो और बातें कर लेते हैं। बेसोफिल का क्या करता है, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। क्या कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब जैसे अगर आपको मान ले मच्छर ने काट लिया, चींटी ने काट लिया तो आपकी स्किन कैसी रेड हो जाती है ना, तो वो इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होता है, बेसोफिल की वजह से होता है। और ये भाई साहब क्या करते हैं, इट सरप्रेस एनी एलर्जी, है ना। ह्यूमन बॉडी में अगर मान लीजिए कोई एलर्जी है तो उसको सरप्रेस करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, एसिडोफिल के द्वारा किया जाएगा। बेसोफिल क्या कर रहा है आपका, बेसोफिल आपके लिए क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। अब इसका काम भी तो नहीं लिखवाया था, है ना। तो न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, इट इज द फर्स्ट वन टू रीच फॉर फाइट, फर्स्ट वन टू रीच फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। जैसे आपकी बॉडी में अगर किसी हेलमिंथीज या फैगोसाइड, सॉरी नॉट फैगोसाइड, किसी पैथोजन वगैरह ने अटैक किया तो जो सबसे पहले जाएगा टू फाइट विद, तो जो फर्स्ट वन होगा, ये फर्स्ट वन वो भाई साहब है जो सबसे पहले जाके क्या करेंगे, उनसे लड़ाई करने का काम करेंगे। आगे यहां तक बात समझ क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब तो इसी के साथ क्या खत्म हो गया, WBC भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या बच गया WBC के बाद में, बोलो जल्दी से। WBC खत्म, अब बच जाता है नेक्स्ट अपना RBC खत्म, WBC खत्म, नेक्स्ट बच जाता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ट्रू सेल नहीं कंसिडर किया जाता, इट इज नॉट कंसिडर एज ट्रू सेल। क्यों, बिकॉज इसके अंदर क्या नहीं देखने को मिलता, सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेंगे, फ्रेगमेंट्स। और इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट कहेंगे। आगे यहां तक बात समझ। उसके बाद में दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग। क्या काम कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, क्या काम होता है प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। अगर बात करूं इनके लाइफ स्पान की, तो इनका लाइफ स्पान होता है 7 to 8 डेज। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम क्या है, ये प्लेटलेट्स क्या करेंगे, आपके 7 से 8 दिन जिंदा रहते हैं और ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। इनको ट्रू सेल नहीं कहा जाता, क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि इनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, या नहीं कर सकते हैं, नहीं होता है, नहीं कर सकते। ना एक और चीज है, क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। वर्ड कभी कभार आ जाता है इसमें, सीरम, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, ब्लड। इस ब्लड को आपने ओवरनाइट रखा। क्या रखा आपने, इस ब्लड को ओवरनाइट रखा। तो क्या होगा, जो सबसे हैवी चीज होगी वो नीचे आ जाएगी, थोड़ा उससे कम एक फ्लफी टाइप सब्सटेंस होगा वो बीच में आ जाएगा, और जो पूरा लिक्विड पोर्शन होगा वो क्या आ जाएगा, ऊपर। तो जब से हैवी है वो कौन है, RBC। वो सबसे हैवी में कौन आएगा, RBC, वो नीचे हो जाएगा, एक पफी कोट स्ट्रक्चर बन जाएगा। RBC के ऊपर क्या बनेगा, एक पफी कोट स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें क्या है, WBC। इसमें क्या है, WBC। और WBC के साथ में और क्या होंगे, WBC के साथ और होंगे प्लेटलेट्स। क्या होंगे, प्लेटलेट्स। ठीक है, जो अब जो लिक्विड बच गया वो क्या है, वो है हमारा प्लाज्मा। वो क्या है, हमारा प्लाज्मा। ये प्लाज्मा है, लेकिन इस प्लाज्मा में क्या नहीं है, फिब्रिनोजन नहीं है। प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, क्या नहीं है इसमें, फिब्रिनोजन नहीं है। तो प्लाज्मा जो विदाउट फिब्रिनोजन होता है उसको कहते हैं सीरम।
उसको क्या कहते हैं, सीरम। ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, सीरम क्या होता है, वर्ड आ जाता है बहुत बार, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीरम का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट फिब्रिल हो जाए। ठीक है, चलो तो देखो अब तक हमने किसकी बात करी थी, अब तक हमने आरबीसी बात कर लिया, डब्ल्यूबीसी बात कर लिया, प्लेटलेट्स के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ब्लड ग्रुप। ठीक है, देखो ब्लड ग्रुप टॉपिक जब अपने सामने आता है ना, तो अपने को थोड़ी थोड़ी डॉक्टर वाली फीलिंग आने शुरू हो जाती है। ब्लड ग्रुप टॉपिक जैसे अपने सामने आएगा, अपने को थोड़ी सी क्या आती है, डॉक्टर वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि थोड़ा आगे जाएंगे तो ब्लड टेस्ट करना, कौन सा ब्लड है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये सब चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट होता है। ये सब सुन के लगता है कि हाँ हम एक्चुअल में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। एक सिस्टम है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसको देने वाले भाई साहब का नाम क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है भाई साहब का, कार्ल लैंडस्टीनर। इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझो, इसमें दो चीजें होती है, एक ब्लड में दो चीजें होंगी, एंटीजन और एक होगी एंटीबॉडी। ये क्या है, एंटीजन है, और ये क्या है, एंटीबॉडी है। एंटीजन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन कहां मौजूद है, ये मान लीजिए अपना आरबीसी, तो ये आरबीसी मेम्ब्रेन पे है, ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी की मेम्ब्रेन पे क्या देखने को मिलता है, ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिलता है। तो जो एंटीजन होगा वो कहां होगा, सेल मेम्ब्रेन पे, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन पे क्या देखने को मिलेगा, एंटीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, देन मैं बात करूं एंटीबॉडी की। अब किसकी बात करते हैं, एंटीबॉडी की। तो ये भी प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन कहां है, ये अकोगुलेंट है, ये प्रोटीन इन प्लाज्मा है। और दो होते हैं, एक होती है एंटी बी, सॉरी एंटी ए, और एक होगा आपका एंटी बी। आगे बात समझ, यानी कि एंटीबॉडीज कितनी होती है, दो, एंटी ए और एंटी बी। क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो, अब हम यहाँ पे साथ साथ में इसके ब्लड ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बड़ा सिंपल और आसान है, इस पूरी एक टेबल में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। देखो ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप कितने पढ़े हैं आपने, नाम लिख दो, ए बी, ए बी और ओ। ये हमने 4 ब्लड ग्रुप पढ़े, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करूंगा, अभी मैं केवल ब्लड ग्रुप में बता रहा हूं, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा, यानी कि ए ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप है, ओ एंटीजन। कोई एंटीजन नहीं होगा यहां पे, देयर इज नो एंटीजन। आगे बात समझ। अब एंटीबॉडी जब होगी वो अपोजिट होगी, सेम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर एंटी ए ब्लड ग्रुप और सॉरी ए ब्लड ग्रुप पे एंटी ए एंटीबॉडी हुई तो ये तो फिर रिवर्स करेगी, इसको मारने का काम करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंटी बी, इसमें क्या हो जाएगा, एंटी ए। ए बी में अगर ए हुआ तो बी को ए को मारेगा, बी हुआ तो ए बी को मारेगा, तो इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। और ओ इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, इसमें ए भी होगा और इसमें बी भी होगा। आगे बात समझ। तो ये सिंपल से आपके 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, उसमें कौन सा एंटीजन होगा और उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, अब एक चीज यहां पे हमारी रहेगी, कौन सी, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। आपने ये भी पढ़ा होगा, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, है ना। एक आपने पढ़ा होगा सबसे रेयर ब्लड ग्रुप, ओ नेगेटिव, है ना। तो ये होने लगे आप। वैसे आजकल रिसेंट रिपोर्ट्स में ओ नेगेटिव आजकल बढ़ गए हैं ब्लड ग्रुप्स, है ना। देखो चलो, तो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला क्या सीन है, तो ये होता है
RH ग्रुप की वजह से, है ना। RH ग्रुप क्या है, देखो ये RH ग्रुप सबसे पहले एक मंकी में देखा गया था, रीसस मकाका। क्या नाम था मंकी का, रीसस मकाका मंकी था ये, इसीलिए रीसस मकाका मंकी में देखा गया, इसलिए हमने इसको क्या कहना शुरू कर दिया, RH फैक्टर। क्या कहना शुरू कर दिया हमने इसको, RH फैक्टर कहना शुरू कर दिया। ये भी क्या है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे आपको मैं एक ब्लड ग्रुप बना के बताता हूं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक हम ब्लड ग्रुप बनाते हैं A पॉजिटिव, दूसरा हम ब्लड ग्रुप बनाएंगे A नेगेटिव। ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये आरबीसी इसका है, ये A पॉजिटिव का, ये एक नेगेटिव का। अब इसमें A है तो मैंने अभी एंटीजन बताया था, तो इसकी सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा, A एंटीजन होगा, A एंटीजन। ठीक है, अब इसकी सरफेस पे RH फैक्टर भी होगा। ठीक है, अब ये फैक्टर मौजूद है इसलिए ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें भी एंटीजन क्या होगा, A, लेकिन इस पे RH फैक्टर नहीं होगा इसलिए ये क्या बन जाता है, नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर इससे क्या कोई फर्क पड़ता है, इससे ह्यूमन बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, किसी का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा कि मान लो A पॉजिटिव है तो वो 80 साल जिंदा रहेगा, A नेगेटिव है तो 40 साल जिंदा रहेगा। नो, देयर इज नो सच डिफरेंस, उससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा है। ये बस एक प्रकार का डिफरेंशिएशन है बिटवीन द ब्लड ग्रुप्स, बाकी उससे किसी ह्यूमन बॉडी पे या किसी भी ह्यूमन बीइंग के ब्लड ग्रुप से, उसकी लिविंग पे या कोई भी उसके कैरेक्टर में कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। इट इज जस्ट अ डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स। आगे यहां तक बात समझ, चलो ठीक है।